हेलो, गुड नून। आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो। आपका स्वागत है इस शो में। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे एलोपेसिया अरिटा। एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली बालों के रोम में हमला करती है और बालों के झड़ने का कारण बनती है। बाल रोम त्वचा में वे संरचनाएं हैं जो बाल बनाती हैं, जबकि शरीर के किसी भी हिस्से से बाल झड़ सकते हैं। एलोपेसिया एरिटा आमतौर पर सिर और चेहरे को प्रभावित करता है और इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज एक्सपर्ट पैनल के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि एलोपेसिया एरिटा के क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। ये पैची एलोपेसिया एरिटा, एलोपेसिया टॉटलिस, एलोपेसिया यूनिवर्सल, ये तमाम जो हमने आपको बताया वो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं जो खास तौर पर हेयर और स्किन से रिलेटेड होती हैं। हेयर और स्किन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप उनसे अपना सवाल साफ तौर पर पूछ सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि एलोपेसिया एरिटा के क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एलोपेसिया एरिटा है, क्योंकि ये कोई कॉमन बीमारी नहीं है। बालों में बदलाव होने लगता है, आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा जब आपके हेयर में, चाहे वो हेयर फॉल का हो या फिर हेयर की स्किन का हो, बालों के साथ साथ आपके नाखूनों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि नेल्स की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जो आप अपनी थ्रू आउट लाइफ देखते हैं। क्या नेल्स के कलर में बदलाव हो रहा है, क्या नाखूनों में परिवर्तन हो रहा है, क्या क्यूटिकल में कोई बदलाव हो रहा है, तो ये दो ऐसी चीज है जिससे जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपको एलोपेसिया एरिटा है। सीधा उसका असर आपके बालों और आपके स्किन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका कोई भी सवाल इससे रिलेटेड है तो आप अपना सवाल जो है हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ इसी पर तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर सहला अग्रवाल डर्मेटोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सहला, वेलकम ऑन आवर शो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर सहला कि हेयर को लेकर और हेयर फॉल को लेकर हमेशा हमारी समस्याएं होती हैं, स्किन को लेकर भी समस्याएं होती हैं, नेल्स खासतौर पर अगर लड़कियों या महिलाओं की बात की जाए तो उनको लेकर समस्याएं होती हैं। लेकिन जिस डिजीज़ की आज हम बात कर रहे हैं वो इतना चर्चित नहीं है, लोगों को पता नहीं है। मैं जानना चाहूँगी कि लोगों को कैसे पता चले कि उनको एलोपेसिया एरिटा है, क्या होता है ये? देखिए, एलोपेशिया जो है, एलोपेशिया का मतलब है हेयर फॉल। तो एलोपेशिया तरह तरह के होते हैं, जिसमें ये एलोपेशिया एरिएटा आ गया है। एलोपेशिया एरिएटा वो चीज है जहां पर आपके बाल जो हैं जड़ तक तो उगते हैं, लेकिन जड़ के बाद गिर जाते हैं। तो जब आप, जैसे आप पिक्चर भी देख रहे हैं, तो एलोपेशिया एरिएटा के पैच में आपको डॉट 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 नजर आएगा। हम इस एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर बोलते हैं हम इसे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर में क्या होता है कि बाल जो है वो जड़ तक तो उगा, लेकिन उसके बाद जो एंटीबॉडी थी वो बाल की जड़ पे लगी और वो बाल वहीं का वहीं गिर गया। तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और बहुत कॉमन है। असल में बात वही होती है कि खुजली नहीं हो रही है, कुछ पानी नहीं आ रहा है, तो लोगों को पता नहीं लगता है। और ऐसा होता है कि कई बार ओवरनाइट आपको दो चार पैच एक साथ नजर आने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको, जिसको होता है उसको तो फिर पता लग ही जाता है। कई बार क्या होता है कि मेल्स में जब बाल कटाने जाते हैं तो जो बार्बर है वो बताता है कि सर आपके बालों में पैच हो रहे हैं। बच्चों में नजर आने लगते हैं। जब अगर आप इस एलोपेशिया को ट्रीट नहीं करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आईब्रोज के बाल भी जाने लगते हैं और फिर उसका जो है, उसकी मियाद बढ़ती चली जाती है और उसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो है, जो इन्वॉल्वमेंट है, वो बढ़ता चला अच्छा जाता है। डॉक्टर सैला, तो ये वही है जो अमूमन जैसा आप कह रहे हो कि बालों में जब मेल्स जो है वो सैलून जाते हैं तो उनको पता चल जाता है, बियर्ड में भी ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इज इट द सेम थिंग जी दैट वी आर जी टॉकिंग? जी जी तो जी अच्छा, जी, मैं उसी को मैं बोलते डॉक्टर, हैं वेट। ओके डॉक्टर हाँ, सैला ये मेरा भी नाम बताइएगा। शहला है। अच्छा और डॉक्टर शैला, दूसरा ऐसा ये, क्यों होता है, क्या रीजन ये होते हैं इस चीज के? जी जी, देखिए, किताबों में जो लिखा हुआ है और आजकल जो सबसे कॉमन हो गया है, उसकी वजह है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है कि आपके शरीर में ऑटो एंटीबॉडी बनाने लगता है। ऑटो एंटीबॉडी का बड़ा सिंपल मतलब है, ऑटो मींस अपना,
और एंटीबॉडी मींस एंटीबॉडी के वो आपके ही शरीर के जो तत्व हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो ये एंटीबॉडीज बालों की जड़ को इफेक्ट करती हैं, उस पे अटैक करती हैं, और बाल है लेकिन वो उग नहीं पा रहा है। तो ऑटो इम्यून डिजीज है और स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा कारण है। अब स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ओके अच्छा डॉक्टर शैला, ऐसा ही वुमेन्स में देखने को मिलता है क्या? जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं ज़्यादा क्या वो मेल होते हैं या वुमेन होते हैं? दोनों होते हैं, दोनों हैं। और ओके, मेल्स में क्या होता है कि वो कई बार, जैसे मैंने बोला कि बार-बार पकड़ एविडेंट। लेता है, और वुमन में तो कभी जब तेल मालिश हो रही हो तभी कोई देख पाता है, तो इसलिए कई बार पता नहीं लगता है। और मेन में जैसे जो बियर्ड एरिया है उसमें भी अगर पैच यस। आने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। तो तादाद दोनों की है, हम बच्चों में भी बहुत देखते हैं। तो ऐसी कोई परसेंटेज नहीं है कि ये मेन में ज़्यादा है या वुमन में ज़्यादा है। ठीक है, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी भी हैं, आयुर्वेद आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम ऑन आवर शो डॉक्टर अरोड़ा। मैं आपसे डॉक्टर एससी मरीजा भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं जो हमें अपनाने चाहिए ताकि हमें इस तरह की एरोपेशिया जैसी कोई बीमारी ना हो? हम कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम क्या ये होनी ही होती है, क्या इसे डिले करना होता है जैसे एजिंग होती है? देखिए, एलोपेशिया एरिएटा जो है वो अमूमन हम लोग फंगल इन्फेक्शन मानते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें माइक्रोब्स भरे पड़े हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेस हैं। और जब कभी भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और जिसका कारण भी हमारा गलत खान पान और गलत हमारी लाइफस्टाइल होती है, उसकी वजह से ये जो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स होते हैं जिसमें फंगस और वायरस जो है वो मेन है, ये हम पे अटैक करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो उसकी जो एक तरह से इम्यूनिटी कम है, वायरस और इनकी विरुलेंस अधिक है, और हम कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली मेन कल्प्रिट है, और तनाव उसमें जो है एड ऑन हो गया है। तनाव जब भी होता है तो वो भी हमें कमजोर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें दोनों, जब किसी को एलोपेशिया एरिएटा हो जाता है तो वहां पर दोनों ट्रीटमेंट करने होते हैं। एक साइड से हमको इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, और दूसरी साइड हमको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना होता है, व्यक्ति के खान पान को अच्छा करना पड़ता है, लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ता है, उसकी डी स्ट्रेसिंग करनी पड़ती है, और हम आराम से एलोपेशिया एरिएटा को ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहां पर पुनः रिपीट करता हूं, फंगस का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो कि मोस्ट प्रोबेबल कॉज है, और साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी हमें बढ़ाना पड़ता है जिससे हम एलोपेशिया एरिएटा को ट्रीट कर सकें। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है ईश्वर सिंह जी हरियाणा से, वो भी जुड़ गए हैं। ईश्वर जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, पूछिए। ईश्वर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एससी भरीजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एससी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई एज लिमिट होती है एरोपेशिया के लिए, या यंग मेल्स में भी या वुमेन्स में भी हमें ये देखने को मिलता है? क्योंकि जैसा कि डॉक्टर शैला बोल रहे थे कि एविडेंट हो जाता है मेल्स में, चाहे उनके हेयर हो या वो सैलो हो जाते हैं या उनकी बियर्ड हो, वो काफ़ी दिखने लगता है। वुमेन में इतना फ्रीक्वेंट नहीं दिख पाता है। क्या कोई एज ग्रुप है जो इससे अफेक्ट होता है? देखिए, एलोपेशिया एरिएटा इज ए वेरी कॉमन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जो कि किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है। बच्चों से लेके बूढ़े 80 इयर्स ऑफ ओल्ड, 80 साल तक की उम्र में भी ये आ सकता है। तो ये कोई एज ग्रुप कोई लिमिटेड नहीं होता है। हमने बच्चों में भी देखा है 2 साल की उम्र के बाद कभी भी ये हो सकता है, और मेल्स फीमेल्स दोनों में होता है। मेल्स में अपरेंटली विजिबली जल्दी पकड़ में आ जाता है, जैसे पहले बताया इन्होंने कि जैसे किसी के आईब्रोज निकल जाते हैं लैटरल साइड से, किसी की एक मूंछ गायब हो जाएगी, किसी की दाढ़ी में से एक पैच बन जाएगा, बिल्कुल वाइट पैच दिखने लगता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बाल हेयर रूट्स भी नजर नहीं आती हैं। तो एक स्मूथ सरफेस बन जाती है उसकी, जैसे पैची एलोपेशिया बोलते हैं उसको हम। तो ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी भी उम्र में आ सकता है, ठीक है। और मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। और डॉक्टर भरीजा, इसका क्योर क्या है? क्योर इसका ये है कि इसको
60% पेशेंट्स जो हैं उनमें ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज मानते हैं हम इसको, कि जैसे कुछ एक पैच, छोटा सा पैच बनता है, वो 2-3 महीने में, 4 महीने में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो वो 60% केसेस में 4-6 महीने तक ये कभी कभी अपने आप भी गायब हो जाता है, फिर दोबारा भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये परसिस्ट करती है प्रॉब्लम, हमें ट्रीटमेंट का तभी इस्तेमाल करना पड़ता है कि जब ये पैच परसिस्ट करता है, साइज में बड़ा होने लगता है और एक की जगह 2-3-4 पैचेस और बढ़ने लगते हैं, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो बीमारी को बढ़ा रहा है। ओके। तो उस केस के ऊपर हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब पैची एलोपेशिया स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ये बड़ा रैपिडली प्रोग्रेस करता है, विद इन ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स पूरे सिर के बाल गायब हो जाते हैं, जिसको हम एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं। और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में पूरी बॉडी के बाल गायब हो जाते हैं, नॉट इवन ए सिंगल हेयर इज लेफ्ट ऑन द होल बॉडी। तो उसमें हम एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस बोलते हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हो जाते हैं कि जो एलोपेशिया टोटैलिस और यूनिवर्सैलिस तक पहुंच जाते हैं, उनका जो प्रोग्नोसिस है वो बड़ा पुअर प्रोग्नोसिस होता है। उनमें बहुत चांसेस कम होते हैं कि हम वापस बालों की ग्रोथ को लेके आ पाए। तो जो पैची एलोपेशिया जब तक रहता है, इवन एलोपेशिया टोटैलिस भी हो जाता है, तो प्रोग्नोसिस बड़ा पुअर रहता है। पैची एलोपेशिया जो है उसमें हमें कुछ हेयर सप्लीमेंट्स का ध्यान देके और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं देने पड़ते हैं हमें। जब ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स जब भी बढ़नी शुरू होती हैं तो हमें स्टेरॉइड्स का हेल्प लेना पड़ता है। ऑफ कोर्स स्टेरॉइड्स हैव देयर ओन साइड इफेक्ट्स, लेकिन उसको एक ग्रेडेड डोज में अपने सुपरविजन ठीक है। में खाने की दवाई के हिसाब से भी देना पड़ता है और कुछ लगाने के लिए भी देते हैं। ठीक है तो उससे डॉक्टर बीमारी को बलूजा, हम कंट्रोल में ला सकते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं ईश्वर सिंह हरियाणा से। ईश्वर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। जी सर। हेलो जी ईश्वर जी, अपना सवाल पूछिए। जी, बेस्ट हेयर फॉल कैसे हो, ठीक करें उसको? नहीं, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। ईश्वर जी, आप अपना सवाल दोबारा रख सकते हैं। हेलो जी चलिए, तो दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शहला, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब लोगों के सामने आती है, जब लोगों का फर्स्ट एनकाउंटर होता है, तो आप इस बात को क्लियर कीजिएगा, क्या ये मिथ है, क्या यह रियलिटी है? हेयर फॉल होना या बालों पर ऐसे पैचेस आना, क्या ऑयलिंग से ये ठीक हो सकते हैं? या जो हमने बचपन से सुना है कि आपको अपने बालों को ऑयलिंग करनी चाहिए, उसके आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, क्या ऑयलिंग से बालों का इतना घनिष्ठ रिश्ता है जितना हमें सिखाया जाता है बचपन से? देखिए, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आप पूछेंगे तो ऑयलिंग की हमारे बालों की हेल्थ में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑयल तो रोज प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो आपको दूसरे तीसरे दिन बाल धोने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति में बैठ के और हिंदुस्तानी परिपक्ष में बैठ के हम ऑयलिंग को नकार नहीं सकते। ऑयलिंग का जो अहमियत है वो है मसाज एक्शन की। जब आप ऑयल लगाते हैं तो आप मसाज करते हैं, जब आप मसाज करते हैं तो आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, और किसी भी जगह का अगर आप खून का दौरान बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है वहां पर न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे और वहां पर जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी होगी। दूसरी चीज क्या होती है कि हिंदुस्तान में कभी भी आज भी जैसे कंडीशनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि कंडीशनर अगर बालों में लगाएंगे तो वो बाल टूटने लगते हैं। तो ऑयल जो है वो एक अच्छे कंडीशनर का काम करता है। जब आप ऑयलिंग करके बाल धोते हैं तो कुछ तेल निकल जाता है और कुछ बालों के ऊपर रह जाता है, तो वो जो है वो आपके बालों को एक कंडीशनर का इफेक्ट देता है। कंडीशनर का काम क्या है? कंडीशनर का काम यह है कि वो बालों को उलझने ना दे, तो वो एक दूसरे से दूर रहे, अटके नहीं, ये काम कंडीशनर का है। तो यही काम ऑयलिंग करता है। अब अगर आप ये कहें कि भाई ऑयलिंग से ही आप एलोपेशिया एरिएटा भी ठीक कर लेंगे और उसके बाद आपके बाल जो है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, वो सही बात नहीं है। कई बार काफी दवाएं, जैसे डॉक्टर भरीचा भी बोल रहे थे, हम काफी दवाएं देते हैं जो कई बार हम ऑयल में मिक्स करके देते हैं बिकॉज उनकी स्प्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक बात मैं बहुत साफ करना चाहूंगी कि ये एक बीमारी है जो
जिसको हुई उसी की है, ये उससे किसी दूसरे को नहीं लगेगी। हम बच्चों में जब इस चीज को देखते हैं तो हम डायग्नोसिस बनाने के लिए फंगस से डिफरेंशिएट करते हैं। एलोपेशिया एरिएटा में कोई भी फंगस बैक्टीरिया नहीं होता है, वो एक टीनिया कैपिटिस अलग बीमारी है। और यही हमारा काम है, पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसका डायग्नोसिस बनाएं, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे तब तक आप दवा किस तरफ जाएंगे। बिकॉज अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटी फंगल देना है, पर अगर वो एलोपेशिया एरिएटा है तो उसमें इम्यूनिटी को ठीक करना है। तो इसलिए, और इससे बिल्कुल ना घबराएं कि घर में अगर बच्चे हैं तो एक से दूसरे को हो जाएगा। अगर वो एलोपेशिया एरिएटा है तो वो नहीं फैलेगा, लेकिन अगर वो टीनिया कैपिटिस है जो बिल्कुल अलग चीज है तो वो फैलेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी चीज बालों में लग रही है, आप ठीक है ऑयलिंग कीजिए, अच्छी तरह मसाज कीजिए, लेकिन 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते में अगर आपको लग रहा है कि चीज बेहतर नहीं हुई, बाल उगे नहीं या चीज बदतर हो रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उस बीमारी को इतना बढ़ा लिया तो फिर हमें भी ठीक करने में उतना ही वक्त लगता है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं डॉक्टर अरोरा आपसे ही समझना चाहूँगी, क्योंकि बालों को लेकर हमारे देश भारत में एक इमोशन है, हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं जब बात हमारे बालों की आती है सर। और किसी भी एज ग्रुप में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो आगे बढ़ता हुआ वृद्धावस्था में क्यों ना जा रहा हो। मेरे तो घर में मेरी दादी भी बाल के लिए बहुत कंसर्न रहती हैं अरोरा जी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो मार्केट में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे हेयर सेरम हो, हीट प्रोटेक्टर हो, या ऑयल हो, अलग अलग तरह की, जिसकी रेंज बहुत प्रीमियम होती है, जो हमारे ब्रेन को भी एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हाँ हमें हेयर फॉल हो रहा है और हम अगर ये एक्सपेंसिव या प्रीमियम ब्रांड यूज़ करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ जैसा आप कहते हैं खान पान पर ध्यान दे, हेल्दी एक्सरसाइज करे, उससे ही बहुत कुछ हो जाएगा? देखिए, ये जो रेजुविनेशन का कंसेप्ट है ना, ये फॉर्चुनेटली आयुर्वेद में है। हमारे पास हर सिस्टम के रेजुविनेशन के लिए अलग अलग हर्ब्स हैं। अगर आप बात करें कि आप बालों के लिए कौन सी हर्ब आपकी बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे कि आंवला बहुत अच्छा है, ब्राह्मी बहुत अच्छी है, शिकाकाई बहुत अच्छा है, भृंगराज बहुत अच्छा है। तो इसलिए, क्योंकि आयुर्वेद के पास ये कंसेप्ट है, तो इसलिए आयुर्वेद के डॉक्टर्स आपको इन मेडिसिन, जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, उनको लगाने के लिए रिकमेंड भी करेंगे, और हमारे पेशेंट्स को खूब रिजल्ट भी आता है। एक्चुअली एलोपैथ के साथ क्या दिक्कत है कि वहां पर रेजुविनेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर प्रिवेंशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर आपको बीमारी हो गई, अब ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, इम्यूनिटी को करेक्शन नहीं करके आप स्टेरॉइड देके इम्यूनोसप्रेशन करेंगे। हम ये कहते हैं कि आप बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, सो दैट वो जो एंटीजन है वो एंटीजन बॉडी से निकल जाए, और जो एक तरह से एंटीजन एंटीबॉडी फाइट चल रही है और ऑटोइम्यून डिजीज सेट हो गई है, उसको हम क्योर कर सकें। उसके लिए हम लोग फास्टिंग बोलते हैं। अब आप बोलेंगे फास्टिंग, एक दिन अगर सप्ताह में व्रत रख लें आप, तो आपकी कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि आप उस दिन हमारा जो मेटाबॉलिक पावर है, हमारी जो फायर है, वो जाकर के उस एंटीजन को काउंटर करती है। लेकिन हम लोग यहाँ डिटॉक्स के नाम पे भी क्या करते हैं, पानी अधिक पी लीजिए। तो आयुर्वेद के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर उसको आप अपने जीवन में उतार लें, इवन इफ आप बीमार नहीं है, आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करें, ये सब वैज्ञानिक है, ये सब बहुत साइंटिफिक है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, एंड रेजुविनेशन, रीजनरेशन, ये सब आयुर्वेदिक कंसेप्ट है। और आपको बता देते हैं कि एलोपेशिया एरिएटा में भी देयर आर ऑयल्स जिनको हम लगा करके उन पेशेंट्स को जो 2-2, 3-3 साल के सफरर हैं। मेरे पास पेशेंट्स हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बात की एलोपेशिया टोटलिस की बात की, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस की बात की, उनके पेशेंट्स को हमने रिकवर किया है, उनको हमने ठीक किया है। तो कहने का मतलब है, सारा विज्ञान है, एलोपैथिक अपने तरीके से ट्रीट करती है, आयुर्वेद अपने तरीके से ट्रीट करता है। और मैं तो डॉक्टर सेहला की तारीफ करूंगा, उन्होंने एटलीस्ट ये कहा कि तेल की मालिश होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, थोड़ा सा वहां पर सर्कुलेशन जहां अच्छा होगा वहां पे बाल अच्छे ग्रो करेंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई चीज प्रचलन में है तो उसका इंपॉर्टेंस है। हमारे बड़े लोग तेल लगाते थे, उनके बाल कंपैरेटिवली हम आज की जनरेशन से बहुत अधिक होते थे, अच्छे होते थे। तो अब हम तेल से दूर हो रहे हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर कितना जल्दी देखने को मिल गया। तो आप ये बताइए, तेल लगाना छोड़ करके यदि हमारे बाल और बहुत घने हो जाते, बहुत काले रहते, तब हम कहते भाई तेल गलत लगाते थे। हमारी दादी तेल लगाती थी, बाल बहुत, वास्तव में हमने 90 की एज में अपनी दादी के बाल देखे हैं। सो डेफिनेटली पहले की चीजें हैं, हो सकता है हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ना हो, लेकिन उनको नकार नहीं सकते।
तो ठीक है। आई थैंक्स टू डॉक्टर सेला कि एटलीस्ट उन्होंने कहा कि तेल लगाओ भाई, तेल लगाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, डिपेंड डॉक्टर करता है कि परिचय। आपका टेक्सचर कैसा है। ओके। अगर आपका ऑयली टेक्सचर है स्किन का, तो हाँ। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ये भी गौर करना चाहिए कि ऑयल की आपको आवश्यकता नहीं है है। या तो नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशनल है। आपकी ड्राई स्किन है, यू मे नीड मोर ऑयलिंग। अगर आपके पहले से ही सिबेशियस ग्लैंड इतनी एक्टिव है, ऑयली हुआ पड़ा है, तो वहां पे आप ऑयल नहीं लगा सकते। ठीक है। तो समझदार बनना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टर भरेजा, आप क्योंकि स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या जो हेयर सप्लीमेंट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, किसी को अगर हेयर फॉल होता है तो क्या उनको वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स ही लेने चाहिए? क्या सप्लीमेंट थ्रू आउट लिए जा सकते हैं या सप्लीमेंट लेने का भी एक टाइम बैंड होता है? क्या सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स हो या कोई मेडिसिन हो, they should not be taken on board by anybody by themselves for any problem. आप हेयर फॉल है या जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आप अपने आप से खाना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग इट्स साइड इफेक्ट्स एंड विदाउट नोइंग इट्स बेनिफिट्स, तो वो दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। अभी लोग वो जिम जाते हैं, वो प्रोटीन खाते हैं, वो कितना प्रोटीन खा जाते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कितना खा जाते हैं, और कुछ महीनों के बाद उनकी किडनी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो सप्लीमेंट है या नॉन सप्लीमेंट है, it should be a prescribed supplement. We know what we are prescribing. What does it contain? It contains biotin, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। अब ऑन बोर्ड मार्केट में जो भी सप्लीमेंट मिल रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, nobody knows। उसमें लिखा भी नहीं होता ज्यादा कुछ, कितना इंग्रेडिएंट किस चीज का है, कितना मिलीग्राम का वेट कितना है, उसका रेशियो कितना है। So unknowingly, just on board कोई भी supplement whichever is available in the market should not be taken. Okay. Something which is being prescribed by a physician, by a doctor, definitely can be taken for a longer time also. और उसमें सलाह, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, चाहे जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने भी कहा कि जो भी प्रॉब्लम है, आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई हेयर है, ऑयलीनेस है, आपका पैची एलोपेशिया है, डिफ्यूज हेयर फॉल है, या आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसमें जेनेटिक वो होती है मेल टाइप पार्टनर जिसको बोलते हैं, मतलब किस तरह की हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आपकी, तो दैट हैज टू बी डिफाइंड बाय ए डॉक्टर, नॉट बाय ए लेमैन। ओके, तो उसको डिफाइन करना ठीक है। डॉक्टर परिचय, हमारे साथ एक कॉलर भी देहरादून से जुड़ गए हैं। मैम, आप अपना सवाल रख सकती हैं। जी मैम, मेरा नाम कांता देवी है। जी जी मैम, मेरी एज 53-54 साल है, लेकिन मेरे बाल बहुत कम हो गए, क्यों हो गए? डॉक्टर शैला, 53-50 ईयर्स ओल्ड लेडी फ्रॉम देहरादून, इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, ये समझना चाह रही हैं कि ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये समझने वाली है कि हेयर एक ग्रोइंग स्ट्रक्चर है। हर बाल अपनी जिंदगी जीता है, वो उगता है, ठहरता है और फिर गिर जाता है। आज मैं और आप अगर बाल ना काटें या बाल ना निकलें, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बाल टखनों तक पहुंच जाएंगे, पैर तक पहुंच जाएंगे। हम सबका एक जेनेटिक क्लिक होता है, बाल उतनी लेंथ तक उगेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा और जड़ से बाल निकलने लगेगा। जब लोग आके ये प्रॉब्लम बोलते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं, अगर बाल लगातार गिर रहे होते और नहीं आ रहे होते, तो आप तो 2-4 साल में गंजे हो चुके होते। तो बाल गिर रहे हैं बिकॉज ये वो बाल है जो अपनी जिंदगी खत्म कर चुका है, उसकी जड़ से दूसरा बाल निकलने लगता है। तो यहाँ पर ये क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जैसे देखिए, सप्लीमेंट्स की जैसे बात की कंचन, मैं यहीं पर ही उसको लेके चलूंगी। उसका नाम ही सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब है एड ऑन, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो अच्छे खान पान का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और हेयर फॉल जब होता है, तो हेयर फॉल की वजह बाहर से ज्यादा आपका इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है। क्या आपका आयरन नॉर्मल है, क्या आपका विटामिन B12 नॉर्मल है, विटामिन D3। बाल जो है वो आपका एक आईना है आपकी अंदरूनी सेहत का। तो अगर ये मोहतरमा जैसे 53-54 साल में फीमेल्स में 50 में एक मीनोपॉजल चेंज भी आता है, तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा हार्मोन्स ऊपर नीचे आने लगते हैं, तो आपका एक नया जो है इंटरनल क्लॉक बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जैसे हम लोग जो करते हैं, अगर कोई मुझे आके बोलता है कि भाई 2 महीने से बाल गिर रहे हैं, आज आप अक्टूबर में आके बोलते 2 महीने से बाल गिर रहे हैं, तो मैं बोलती कि मॉनसून में बाल थोड़े से ज्यादा गिरते हैं, बिकॉज हिंदुस्तान में मॉनसून जो है टीलोजन एफ्लूवियम, माने बाल गिरने का सीजन है। ज्यादा बाल अपनी जिंदगी खत्म करके हाथ में आ जाते ठीक है, हैं। क्लाइमेटिक लेकिन अगर वो कंडीशन
क्लाइमेटिक कंडीशन। जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर शैला, शाइना है पंजाब से। शाइना जी, आप अपना सवाल रख सकती हैं। मैम मेरे ना बाल बहुत मतलब सिर के आगे से ना बाल बहुत झड़ते हैं शाइना, और आपकी बाल एज? भी लंबे। मैम मेरे बाल लंबे नहीं होते, मतलब सिर से बाल झड़ते बहुत हैं, हर वक्त मतलब झड़ते रहते हैं बाल। आपकी एज? मेरी एज 21। हाँ डॉक्टर अरोरा जी, 21 इयर्स फ्रॉम पंजाब। बाल बहुत झड़ते रहते हैं, सिर के आगे से भी उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं और ये प्रॉब्लम उनकी दूर नहीं हो पा रही है। देखिए, एक चीज मैं सभी अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, डॉक्टर बरीजा साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले आपको डायग्नोसिस के लिए जाना होगा। अगर सीजनल हेयर फॉल है तो वो अपने आप सेटल हो जाता है। आप बीमार पड़े, थोड़ा जनरल डेबिलिटी में गए, वीकनेस आ गई तो हेयर फॉल होना बड़ा स्वाभाविक है। जो आपकी बीमारी ठीक होते ही वो वापस से आप हेयर रीग्रो कर जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप बीमार भी नहीं पड़े हैं, कोई सीजनल वेरिएशन भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है। तो आपको बताना चाहता हूं, हेयर फॉल का सिंपलेस्ट कोज है आपका डाइजेशन डिस्टर्ब रहना। अगर आपका पेट सही से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, दैट में ऑल्सो लीड टू हेयर फॉल। अगर आपको डैंड्रफ रहता है तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल कोई डिस्टर्बेंसेज या हार्मोन्स आपके ठीक नहीं है तो आपको हेयर फॉल रह सकता है। अगर आपके ब्लड में कुछ टॉक्सिन्स पहुंच गए तो वहां भी हेयर यानी फॉल। कि बॉडी हर हेयर कैसी फॉल है का ये रिफ्लेक्ट ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर अरोरा कि क्या चल रहा है। मैं आखिरी सवाल पर जाना चाहती हूँ, समय की कमी है डॉक्टर भरीजा। मैंने कई बार ऐसा सुना है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स की डिलीवरी के बाद हेयर फॉल बहुत होता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये हार्मोनल होता है? क्या उन्हें लेट गो करना चाहिए? क्योंकि डाइट तो ऑलरेडी जितना मैंने देखा है और सुना है वो अच्छी ले ही रही होती है टिल द टाइम दे आर फीडिंग। तो क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या करना चाहिए? ये एक जो पोस्ट पार्टम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं हम इसको, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज के बाल बहुत अच्छे होते हैं। दिस अगेन इज अ हार्मोनल इफेक्ट। एंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये 3-4 महीने के बाद, डिलीवरी के 3-4 महीने के बाद बाल गिरने शुरू होते हैं। होता क्या है कि स्ट्रेस विच इज देयर, इतना जबरदस्त स्ट्रेस होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड हार्मोनल चेंजेस, कि जो जैसे डॉक्टर शैलजा ने बताया कि ये टीलोजन हेयर होते हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ टीलोजन हेयर इंक्रीजेस सडनली, बट वो बाल जो हैं वो गिरते नहीं हैं, वो दे रिमेन इन देयर रूट्स ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स। बालों की रूट्स जो है इन्वोल्यूट करके दूसरे बाल नए बनने की शुरुआत शुरू होती है। तो उस टाइम ये जो पुराने बाल पड़े होते हैं सिर के अंदर, रूट्स के अंदर, ये सडनली गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रेगनेंसी के बाद भी होता है और कई बीमारियों के बाद भी होता है। जैसे सुना होगा टाइफाइड फीवर हो गया, यस लॉन्ग मेरे प्रोलॉन्ग पास फीवर, समय की कमी है डॉक्टर भरीजा, सो सॉरी, बट थैंक यू सो मच उसकी वजह से भी हो जाता है। कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और हेयर को लेकर बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी। डॉक्टर भरीजा, डॉक्टर शैला, डॉक्टर अरोरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हेल्थ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रही है। इसी के साथ आज मेरे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया डेली।